पहला तो एआईबी को जो उसका फुल फॉर्म है वो खुद में गाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जाएंगे तो वो परमानेंट गाली दी जाती है एआईबी को। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट हमको पूरी बात कहनी पड़ रही है। एआईबी को फुल फॉर्म में उन्होंने ऑल इंडिया बकचोद कहा और ये खुद में एक गाली है। बहुत जगह पर ये सामान्य वे में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये गाली है और इस गाली का इस्तेमाल करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी और उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने को फेम पाने के लिए जितनी क्रिटिसाइजेशन हो सकती है, जितना ऑब्सीन एक्टिविटी हो सकती है सुपर हीरोज की, सुपरस्टार्स की या सेलिब्रिटीज़ की, उन सेलिब्रिटीज़ में केवल सिने जगत के सेलिब्रिटीज़ नहीं है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका ऑलरेडी फेम है। हम लोग बार बार कहते हैं कि फेम पाने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि अपने ऊपर कीचड़ लोग उछलवाते हैं, दूसरा है किसी बड़े के ऊपर कीचड़ उछाल कर बड़े हो जाते हैं। दिल्ली की सरकार बनी है, हम लोगों को मालूम है कैसे बनी है। दूसरे पर कीचड़ उछाल कर अपने को बड़ा करना। जिनकी फेम है उनको डिफेम करके अपने को बड़ा करना, और अच्छे काम करके तो बड़ा मुश्किल, बहुत टाइम लगता है। अच्छे काम करके तो गुजरात से 15 वर्ष लगते हैं इस केंद्र में आने में, लोगों को पता करने में। इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करके लोग पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि समाज वेस्टर्न कल्चर पर हमारे यहाँ का बहुत कुछ जा चुका है, इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में उसको वो आम चीज़ की तरह समझने लगे हैं। इसके द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल हमारे सिने जगत में पिछले 10 वर्ष से खूब हो रहा है। जितने लॉफ्टर चैनल चलते हैं वो सभी द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और मूवीज़ की बात नहीं कह रहा हूं मैं, मूवीज़ में भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। लेकिन ये जो लॉफ्टर चैनल जितने भी चलते हैं वो द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल लगातार करते हैं, ऑब्सीन वर्ड्स उसके मतलब निकालते हैं। इसमें एक डॉक्ट्रिन है अपने पास, डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो। डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो, डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो का मतलब होता है कि उसका वो मतलब निकालना जो सार्वजनिक लोग निकाल सकते हैं, यानी कि उसका मतलब निकालना। शब्द कहा, जैसे मैंने कहा कि भाई किसी के लिए भी बोला कि पीली कलर का जो शर्ट पहने हैं वो व्यक्ति मूर्ख है। अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पीली कलर की शर्ट पहने अगर एक ही व्यक्ति है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो उस पर लगती है। और डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो के तहत ये कहा जा सकता है कि वो उसी व्यक्ति को सीधा सीधा कह रहा है। तो वो वर्ड भले ही वैसे ही ना हो, लेकिन उसके अर्थ वैसे निकलते हैं, तो उसमें भी टॉर्शियस एक्टिविटीज मानी जाती है, डिफेमेटरी एक्ट माना जाता है। वो डिफेमेटरी वर्ड माने जाते हैं और उसको हम दूसरे शब्दों में ले लेते हैं, उसके अर्थ निकालता है न्यायालय। ये न्यायालय का अपना इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है। अब जितने भी ये चैनल चल रहे हैं और उस पर द्विअर्थी शब्द निकालकर किसी प्रकार से भी कोई शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, बाबा जी का ठुल्लू, ये वो दुनिया भर के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी एक लिमिट होती है। और उस लिमिट के बाद वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज में आने लगता है। सेक्शन 294 इंडियन पीनल कोड का ये कहता है कि किसी भी प्रकार की ऑब्सीन एक्टिविटी करना या ऑब्सीन सॉन्ग्स गाना पब्लिक प्लेस पर या किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से ऐसा कहना वो अपराध है। इसके अलावा विशाखा का हमारे पास एक बड़ा जजमेंट है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें महिलाओं की डिग्निटी को लेकर बहुत सेंसिटिव ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। ये जो एआईबी का मामला आया 20 जनवरी का, 20 जनवरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने अपने आप को एआईबी कहा, उसने वहां पर एक प्रोग्राम रखा, टिकट्स बांटे, टिकट बेचे और लोगों को इनवाइट किया। उससे पहले
उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से एआईबी पर बहुत सारे कार्टून्स बनाकर लोगों के विषय में ऑब्सीन वर्ड्स इस्तेमाल करके, लोगों के विषय में ऑब्सीन एक्टिविटी करके और ऑब्सीन क्रिएशंस करके पेश कर दिए, जिससे वो फेमस हो गया। फेमस होने के बाद अब वो नेट वाला था, वो तो फ्री का था, तो उन्होंने फिर उसी नाम से एक बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया। यहां 2-3 समस्याएं आई। एक समस्या तो यह आई कि वो स्टेडियम कैसा था। स्टेडियम अलॉट किया गया था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, और उस स्टेडियम के अलॉटमेंट का पर्पस था कि सभी स्कूलों के बच्चों के इवेंट्स वहां पर करवाए जाएंगे। तो वो अलॉटमेंट का पर्पस वहां विफल हो गया। वहां कोई ऑब्सीन सॉन्ग्स गाने के लिए स्टेडियम का अलॉटमेंट नहीं हुआ। पहली चीज, वो स्टेडियम एक बीच पर है। इन्वायरमेंटल एक्ट के तहत बीच पर बहुत तेज सॉन्ग्स बजाना, बहुत इलीगल इस तरह की ऑब्सीन एक्टिविटी करना, इसको करने के लिए इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से परमिशन चाहिए। तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन भी नहीं ली गई। एमसीडी ने उस पर परमिशन दी, और उस स्टेडियम का जो क्लब है, उस क्लब के ऑर्गेनाइजर्स ने उसको परमिशन दी। बिना परमिशन के तो नहीं हुआ होगा, ऑर्गेनाइजर्स ने परमिशन दी। तीसरा क्या है, दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस से परमिशन चाहिए होती। आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो पुलिस की परमिशन चाहिए होती, तो पुलिस की परमिशन उसमें ग्रांट की गई। लेकिन पुलिस के पास जो एक्ट है, जैसे दिल्ली पुलिस रेगुलेशन एक्ट है या इंडियन पुलिस एक्ट है या उत्तर प्रदेश रेगुलेशन एक्ट है, वैसे ही महाराष्ट्र का भी पुलिस रेगुलेशन एक्ट है। महाराष्ट्र पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत पुलिस को घटना होने से पहले या घटना होने के दौरान ये राइट बनता है कि वो उसको रोक दे। पुलिस ने भी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, जबकि वहां पर बहुत सारे इलीगल से मतलब ऑब्सीन वर्क चल रहे थे, जो कि इंडियन पीनल कोड के द्वारा रोके गए। इंडियन पीनल कोड के द्वारा रोके गए। हम डिफेमेटरी एक्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिसके खिलाफ डिफेमेशन हुआ वो नहीं आता सामने, और 1-2 सामने आते हैं तो वो मुकदमा नहीं फाइल करते। हमें चाहिए कोर्ट में डिफेमेशन करने वाला जिसके खिलाफ हुआ है वो जाकर एक एप्लीकेशन दे। हमने सीआरपीसी में इस प्रकार के प्रावधान पढ़े हैं, जिसमें हमने कहा कि ये एक्ट तो है, लेकिन किन किन लोगों को रोका गया है जिनके खिलाफ हम सीधा मुकदमा नहीं कर सकते, यानी कि उनके खिलाफ कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं ले सकता जब तक कि वो व्यक्ति खुद पिटिशनर ना हो, उसकी परमिशन न ले ली गई हो। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ सीधा मुकदमा नहीं आ सकता, बाइगामियस एक्टिविटीज में सीधा मुकदमा नहीं आ सकता, या और दूसरे डिफेमेटरी एक्ट हैं इसमें सीधे मुकदमे नहीं आ सकते। जिसके खिलाफ हुआ है उसने एटलीस्ट एक एप्लीकेशन देनी है, उसे परमिशन सैंक्शन करने के बाद ही कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। एक्ट अगेंस्ट स्टेट है नो डाउट, लेकिन कॉग्निजेंस लेने का राइट है सभी मामलों में नहीं बनता। तो इसलिए डिफेमेशन का सीधा मुकदमा तब तक नहीं हो सकता किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफेमेटरी एक्ट्स में, जब तक कि वो व्यक्ति खुद अपनी कंसेंट न दे दे। इसलिए वो व्यक्तिगत बन जाता है, जिनको देना है वो अपना करेंगे। लेकिन इस स्टेडियम में एआईबी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया उसमें बहुत भद्दे एक्ट्स हुए। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो जहां पर महिलाएं बैठी हुई हैं वहां पर इन्यूंडो मतलब किसी दूसरे तरीके से भी कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती जिससे कि उसका एडवर्स इफेक्ट पड़े उनके मस्तिष्क पर। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारी महिलाएं उस स्टेडियम में बैठी हुई थी, उसके बावजूद मंच पर बहुत सारे ऐसे ऑब्सीन सॉन्ग्स और ऑब्सीन प्ले हुए जिसमें कि सेलिब्रिटी खुद भी शामिल थे। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अब क्या नहीं, वुमेन अगर शामिल थी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल के खिलाफ कर रहे क्या? इंडिविजुअल के खिलाफ कर रहे क्या? इंडिविजुअल के खिलाफ तो नहीं है,
अरे भाई वहां स्टेडियम में परफॉर्मेंस वीमेंस कर रही है, वीमेंस क्या कपड़े उतार के घूमेंगी क्या? क्या उनके अपने फंडामेंटल आर्टिकल 19 में अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या पुरुषों के लिए ही है क्या? महिलाओं के लिए भी है। जितना अपराध पुरुष करते हैं उतने ही अपराधी महिलाएं भी हैं। इसलिए उस एक्ट में किसी एक को दोषी नहीं बनाया उन्होंने। इस एक्ट में जो जिनको एक्यूज्ड बनाया है उनमें जयंतीलाल शाह नेशनल स्पोर्ट्स क्लब के जिनके अंडर में वो स्टेडियम था, दूसरे श्री रविंद्र अग्रवाल सेक्रेटरी हैं उस क्लब के, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन जो एआईबी चला रहे हैं, चौथा करण जौहर, रणवीर सिंह, रोहन जोशी, तन्मय भट्ट, गुरसिमरन खंबा, आशीष शाक्य, अदिति मित्तल, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, राजीव मसंद, अर्जुन कपूर। महिलाएं हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्सीन एक्टिविटी करेंगी क्या? वो 294 इंडियन पीनल कोड का कहीं पुरुष और महिलाओं के बारे में अलग बाइफर्केशन नहीं करता। हाँ, विशाखा के जजमेंट की बात कर रहे हैं। क्या महिलाएं मिलकर किसी का शोषण करवा सकती हैं क्या? विशाखा के जजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं किया। और उसमें विशाखा के जजमेंट में उन्होंने कहा कि वर्किंग प्लेस पर या किसी प्लेस पर या महिलाओं को किसी भी प्रकार से इस प्रकार के इशारे करना या एक्टिविटी करना या शब्द बोलना या साइन दिखाना या कुछ भी एंड किसी भी प्रकार से अगर उसमें महिलाएं इन्वॉल्व हैं तो वो भी दोषी होंगी, नो डाउट। किसी के भी द्वारा अगर किसी महिला को किसी भी प्रकार से इस प्रकार के एक्टिविटीज में या ऑब्सीन लिटरेचर या पोर्नोग्राफी, और ये जो एक्टिविटी हो रही थी इसमें तो पोर्नोग्राफी हो रही थी, और पोर्नोग्राफी पब्लिक प्लेस पर हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार से परमिट नहीं की जा सकती। अब इन्होंने जो प्ली देना चाहते हैं, ये एक्टर्स जिनके नाम हैं, ये कहते हैं वी हैविंग एन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 19(1) के तहत हमको स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फंडामेंटल राइट है, इसलिए हम अपनी बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं कि जो क्या दिक्कत। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को अगर हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 19(2) में, आर्टिकल 19(1)(a) को आर्टिकल 19(2) में उसके रिस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे तो वो कहता है दिस राइट इज नॉट ए एब्सोल्यूट राइट। ये फंडामेंटल राइट आपका जरूर है लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और एब्सोल्यूट राइट नहीं है का मतलब आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है। आप रोड पर चलेंगे, हाथ हिलाकर किसी के थप्पड़ पड़ गया, कह रहा मेरे तो आप बच के क्यों नहीं निकले, मेरे तो फंडामेंटल राइट है, मैं तो अपना मूवमेंट करूंगा। आप किसी भी घर में घुस जाएंगे, कहेंगे वी हैविंग एन फंडामेंटल राइट टू रिजाइड एनीवेयर आई विल रिजाइड, ऐसा थोड़ी ना है। किसी भी एसोसिएशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, कहेंगे वी हैविंग एन फंडामेंटल राइट टू एसोसिएट। आप मिलिट्री के कैंप में घुसेंगे और कहेंगे वी हैविंग एन फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट, ऐसा है क्या? सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस। तो आपको फंडामेंटल राइट्स भी अगर कोई प्रोवाइड किए गए हैं तो उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आपके पास राइट एब्सोल्यूट नहीं है। आपका राइट तब तक ही बनता है जब तक कि दूसरे के राइट इन्फ्रिंज नहीं होते, और जैसे ही किसी दूसरे के राइट इन्फ्रिंज होते हैं वहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स फिनिश हो जाता है, वहीं पर स्टॉप हो जाता है। अब इस मंच पर पुरुष और महिलाएं अगर मिलकर कोई ऑब्सीन एक्टिविटी कर रही हैं या किसी ऑफिस में कोई महिला मिलकर किसी पुरुष के साथ वो पुरुष के द्वारा ऐसी ऑब्सीन एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या विशाखा जजमेंट उस पर नहीं आएगा? विशाखा का जजमेंट किसी के भी बहकावे में किसी के भी द्वारा किया जा रहा हो, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्वायरमेंट पुरुषों वर्सेस महिलाओं के लिए उसमें दिया गया है, लेकिन उसमें जो जो शामिल होगा इस एक्ट में सेक्शन 120B को लगाया गया, सेक्शन 34 इंडियन पीनल कोड का साथ में लगाया गया। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 34 वीमेन्स राइट के प्रोविजन लगाए गए, और इसको चूंकि नेट पर पब्लिश किया गया इसलिए
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66-66A के तहत भी मुकदमा बनाया गया कि आप ऐसा कुछ पब्लिश नहीं कर सकते, पब्लिकेशन नहीं कर सकते। पुलिस चूंकि खुद इन्वॉल्व थी, पुलिस की चारों ओर से देखरेख थी, लेकिन पुलिस ने उसको रोका नहीं। इसके बावजूद किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने थाने में पिटीशन डाली, एप्लीकेशन डाली, एफआईआर लिखी नहीं गई। एफआईआर न लिखने की वजह से फिर जो प्रोसीजर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कोर्ट में एफआईआर नहीं लिखी जाती तो फिर उस एफआईआर के कुछ समय के बाद हम एसएसपी को या उसके जो कमिश्नर है, कमिश्नर को, और वो भी नहीं सुनता तो फिर माननीय न्यायालय को हम सुनाते हैं। और माननीय न्यायालय अगर उस एक्ट्स पर, उस जो मटेरियल प्रस्तुत किया गया है उस मटेरियल पर सेटिस्फाइड होता है तो वो दो में से एक काम कर सकता है। पहला ये कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख दे और 156(3) का ऑर्डर कर दे, 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर कर दे और पुलिस से कहे कि इस पर एफआईआर लिखकर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। दूसरा, अगर उसको लगता है कि देयर इज नो नीड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, देन द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस डायरेक्टली। कोर्ट उस पर सीधा कॉग्निजेंस लेने का राइट रखता है। नहीं तो एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा उस पर जो चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट पर वो कॉग्निजेंस लेगा। इस मामले में जिस न्यायालय ने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा गया था, जिस न्यायालय ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है या जिस न्यायालय ने एफआईआर के लिए ऑर्डर किया है, उस न्यायालय का मानना है कि वी हैविंग एन राइट अंडर सेक्शन 177 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 177 में हमको ये राइट है कि मेरे संज्ञान में अगर कोई बात आती है बाय द पिटीशन ऑफ एनीवन और स्यू मोटो, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि यदि मुझे लगता है कि कोई क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है या हो रही है तो उस पर इधर आई हैव टू इंक्वायर और टू राइट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। मैं सीधा इंक्वायरी उस पर कर लूं या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख दूं। ये जो भी पिटीशन गई होगी वो धारा 200 सीआरपीसी में गई होगी। धारा 200 सीआरपीसी में के तहत उसने मटेरियल को देखने के बाद 156(3) के डायरेक्शन देते हुए पुलिस को यह कहा कि आप इस पर एफआईआर लिखें और इस पर इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें। क्योंकि ये लोग जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनमें से 9 लोग या 10 लोग मंच पर थे, वो महिलाएं थी या पुरुष थी, इससे मतलब नहीं है। अभी किसी प्रकार के कोई चार्ज नहीं लगाए गए हैं, अभी चार्जशीट नहीं बनी है कि उनके ऊपर कौन कौन से एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए। अभी केवल न्यायालय ने प्राइमा फेसाई मटेरियल देखने के बाद ये पाया कि इसमें वीमेंस वायलेशन हुआ है, वीमेंस के राइट वायलेशन हुए हैं, विशाखा के केस का वायलेशन हुआ है जजमेंट का, और इसमें 294 के तहत जो इंडियन पिनल कोड में ऑब्सीन पुस्तकों का प्रकाशन, ऑब्सीन एक्टिविटी करना, ऑब्सीन सॉन्ग गाना, पोर्नोग्राफी करना, पोर्नोग्राफी का पब्लिकेशन करना, इन चीजों पर बैन लगाया गया है। इनके तहत मुकदमा बनता है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर डायरेक्शन दी और डायरेक्शन देने के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगर इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो उस पर एफआईआर लगा देते हैं, फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं, ये हो सकता है क्योंकि पुलिस पहले से मुकदमा नहीं लिख रही, पुलिस की परमिशन भी थी, और ये भी संभव है कि पुलिस ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रही हो, तो इंडियन पिनल कोड के तहत पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा ब्रीच ऑफ ड्यूटी पर भी पनिशमेंट है। तो ये पॉसिबल है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी अगर, और पुलिस ने उसके बावजूद पोर्नोग्राफी होते हुए, पोर्नोग्राफिकल एक्ट होते हुए, या फिर ऑब्सीन सॉन्ग्स होते हुए, ऑब्सीन एक्टिविटीज होते हुए उसको नहीं रोका, तो दे ब्रीच देयर ड्यूटी, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है और ब्रीच ऑफ ड्यूटी के तहत उनको चार्ज बनाए जा सकते हैं। तो यह संभव है कि पुलिस इस पर चार्जशीट ही ना लगाए और पुलिस इस पर एफआईआर लगा दे और कह दे कि यहां सबकी कंसेंट थी और कंसेंट के तहत एक प्राइवेट फंक्शन चल रहा था। देखने की बात यह है कि क्या किसी स्टेडियम का जिसका अलॉटमेंट बच्चों के खेलने कूदने और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हुआ हो, उसको किसी भी प्रकार से ऐसी एक्टिविटी के लिए ग्रांट किया जा सकता है?
जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस पर क्या पुलिस को बिना अथॉरिटी जाने का और उसको चेक करने का राइट है? उस एक्टिविटीज को रोकने का राइट है? प्राइवेट हम तब कह सकते हैं जब किसी के घर में चल रहा हो, लेकिन ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक स्टेडियम है, पब्लिक एक्टिविटी हो रही है और पब्लिक को टिकट वितरण किए गए हैं और वो सारे वहां इन्वॉल्व हैं और इसमें पुलिस परमिशन दे रही है। पुलिस की परमिशन क्या पोर्नोग्राफी के लिए है? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं उनके खिलाफ पुलिस ने उस समय एक्शन लिया? पुलिस हैविंग अ राइट टू प्रिवेंट इट। पुलिस के दो फंक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं। एक फंक्शन में पुलिस को ये राइट है कि वो घटना होने से पहले प्रिवेंटिव एक्टिविटी करे, और दूसरा उसको ये राइट है कि घटना होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट सबमिट करे। तो पुलिस का जो पहला राइट है जिसमें कोई ब्रीच हो रहा है इंडियन पीनल कोड का, क्या उसको रोकने का अधिकार था? यदि अधिकार था तो पुलिस ने क्या किया, उस पर क्या एक्शन लिया? इसलिए संभव है कि पुलिस उस पर एफआईआर लगा दे। पुलिस अगर एफआईआर लगा देती है तो उसके बावजूद ऑनरेबल कोर्ट को सेक्शन 200 पर पुनः वापस आने का राइट है। अगर एफआईआर लगती है तो ऑनरेबल कोर्ट को सेक्शन 200 पर पुनः वापस आने का राइट है और वो 200 से 202 की तरफ बढ़ जाएगा। धारा 202 सीआरपीसी के तहत ये कहा गया है कि किसी भी मजिस्ट्रेट को ये राइट है कि जिसने पिटीशन उसके सामने लगाई है उनको एग्जामिन करे, और उनके एग्जामिनेशन के बाद जो सीढ़ियां तो मौजूद होंगी और वहां बहुत सारे एविडेंसेस भी होंगे, वहां बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी खींचे होंगे, तो एविडेंसेस तो सफिशिएंट बनते हैं। उन एविडेंसेस का मुआयना करने के बाद सेक्शन 190 में सीधा कॉग्निजेंस ले ले पुलिस की एफआईआर लगने के बावजूद, और सेक्शन 204 के तहत इश्यू नोटिस कर दे। ठीक, इश्यू नोटिस करके उनको कॉल कर ले और मुकदमा फाइल करके मुकदमा चला दे। इसलिए इस मामले में अभी बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि इस पर पुलिस ने तो एफआईआर लगानी है। ऐसा होने के बावजूद बहुत सारे तरीके हैं। इसमें कोर्ट के पास जब आता है मटेरियल, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक खिंचकर मामला आ सकता है।